की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष ने प्रयागराज हाई कोर्ट में दायर किया कैविएट। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। मौसम की मार से मंडी में एक बार फिर सब्जियों के बढ़े भाव। और विद्युत समाधान सप्ताह के अंतर्गत बेनियाबाग उपकेंद्र पर लोगों की सुनी गई समस्याएं। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष ने प्रयागराज हाई कोर्ट में कैविएट दायर किया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष ने प्रयागराज हाई कोर्ट में कैविएट दायर किया। 4 महिला वादियों की तरफ से कैविएट दाखिल किया गया है। कैविएट दाखिल करने का उद्देश्य अगर वाराणसी जिला अदालत के बीते दिनों आए फैसले पर मुस्लिम पक्ष प्रयागराज हाई कोर्ट में आपत्ति दाखिल करता है तो बिना हिंदू पक्ष को सुने फैसला न दिया जाए, इसके लिए कैविएट दाखिल किया गया है। आज ज्ञानव्यापी के मसले पे हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी 4 महिला याचिकाकर्ताओं की तरफ से हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये निवेदन किया है कि अगर मुस्लिम पक्ष ज्ञानव्यापी में जो जजमेंट आया है 7/11 पे, अगर उसके खिलाफ कोई भी अपील या डिवीजन दायर करता है तो उसमें कोई भी कार्रवाई ना की जाए बिना हमको सुने हुए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष जो भी फाइलिंग करेगा उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करेगा। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही स्थित परिसर में हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रबंधक राजेश कुमार राय, उप प्रबंधक प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक AK वर्मा तथा मुख्य अतिथि प्रोफेसर राधेश्याम दुबे के द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। तत्पश्चात संगीत अध्यापिका और तनय ने सरस्वती वंदना की सुंदर प्रस्तुति दी तथा हिंदी शिक्षिका अंजू सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों तथा अन्य लोगों का स्वागत संबोधन द्वारा किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने हिंदी भाषा की गरिमा तथा महत्ता पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। हिंदी विभागाध्यक्ष BL कुशवाहा द्वारा हिंदी भाषा का व्यवहार में उपयोगिता तथा महत्व पर विचार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में सहभागिता दिखाते हुए लेखन, कविता पाठ, वाद विवाद तथा भाषण प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का समापन हिंदी शिक्षिका वीना सिंह के धन्यवाद ज्ञापन तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ किया गया। इन्होंने अपने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला तो उसमें बहुत मानक के अनुसार आपसे सभी को पता है हमारा हिंदी वर्णमाला 11 स्वर और 33 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। शुरू होता है अ मतलब आराम से और खत्म होता है ग मतलब ज्ञानी पे। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ सब समझ गया होगा। देखिए, जो व्यक्ति अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करता है उसे किसी भी विषय को गहराई से समझने में बहुत आसानी होती है और वो दूसरी भाषाओं को भी अच्छे से समझ सकता है। आज 14 सितंबर को अपने विद्यालय में हिंदी दिवस के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, जिसमें आज के मुख्य अतिथि राधेश्याम दुबे जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं। आज बच्चों ने वाद विवाद
और कविता पाठ किया, साथ ही साथ नृत्य प्रदर्शन कर हिंदी से लिख जो को बताया। साथ ही साथ विद्यालय ये चाहता है कि आने वाले दिनों में जो 1835 का मैकाले शिक्षा पद्धतियां हैं उसमें आमूलचूल परिवर्तन जो 2020 की शिक्षा नीति आई है उससे काफ़ी प्रभावित होगा और देश में एक स्वतंत्र हिंदी का माहौल बनेगा। इन्हीं उत्थान के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सबका हमारे विद्यालय की ओर से हिंदी दिवस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे विद्यालय में हिंदी विभाग के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जा रही है, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण कला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, काव्य पाठ तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी चौपट राजा इस नाट्य का मंचन हुआ, जिसमें कि हमारे विद्यालय के सभी अभिभावकगण, विद्यार्थीगण और दर्शकगणों ने खूब आनंद उठाया। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मौसम की मार से मंडी में एक बार फिर सब्जियों के भाव बढ़ने लगे हैं। आम जनता के ऊपर से महंगाई का बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा। बढ़ती महंगाई ने घर के किचन तक का बजट अस्त व्यस्त कर रखा है। अब मानसून की बेरुखी और खराब मौसम का असर लोगों की जेब पर पड़ने लगा है। बाजार में मौसम का असर सब्जियों की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। हफ्ते भर पहले 35 से 40 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर अब अर्धशतक से पार चला गया है। साथ ही नींबू, पालक, आलू, मिर्च समेत सभी प्रकार की सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जी विक्रेता ने बताया कि पूर्वांचल और पहाड़ी जनपदों में मानसून की बेरुखी और अधिकता से कई प्रकार की सब्जियों की फसलें खराब हो गई हैं। इससे पहले सब्जियों की सीमित मात्रा में आवक हो रही है, लिहाजा कम आपूर्ति और अधिक डिमांड की वजह से सब्जियों की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। 2 हफ्ते बाद नई फसल की पैदावार निकलने के बाद सब्जियों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। जी अगर बात की जाए तो महंगाई अब सब्जियों पर भी देखने को मिल रही है। हाँ, प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, हम लोग को भी खरीदने में दिक्कत हो रहा है। हम लोग भी मार्केट में जा रहे हैं तो महंगाई देख करके हम लोग जो हम लोग को खरीदना है नहीं खरीद पाते हैं। अब ग्राहक को बोलेंगे तो ग्राहक कहेगा कि महंगा है मगर फिर भी हम लोग पैसे का मुंह नहीं देखते। 5 रुपया ऊपर नीचे हम लोग करके दे ही देते हैं। बात की जाए तो पहले कोरोना था, लेकिन अब दिन पर दिन कोरोना के बाद 2 साल खत्म हो गया। हाँ, अब महंगाई जो है कि अब आम जनमानस पे भी कमर तोड़ रही है, तो इस पे क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहिए? सरकार को सोचना चाहिए। जब सरकार ऐसे हालात किया हुआ है तो हम लोग तो मजबूर आदमी है, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग कहाँ से बेच पाएंगे? रुपया 2 रुपया मिलता है, उसी में परिवार चलाते हैं। बात की जाए तो सब्जियों का रेट अब आसमान छू रहा है, क्या कहेंगे? लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसका असर सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है। अभी मेरे हाथ में आलू का है 120 रुपये पसेरी, जो अभी कुछ दिन पहले ये 80 रुपये 85 रुपये पसेरी मिलता था। 30-35 रुपये का लगातार इसमें वृद्धि हुई, जिससे आम मतदाता, आम जो गरीब, जो तो 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी है, उसकी ज़िंदगी एकदम दयनीय स्थिति है। इसमें सरकार को अविलंब कोई न कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ताकि महंगाई नियंत्रण में रहे। क्या कहेंगे, सरकार से लगातार महंगाई भी बढ़ रही है और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील कि जनहित में रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसको अपने संज्ञान में लेते हुए, उन पर महंगाई को अपने कंट्रोल लेते हुए उन पर जीएसटी वगैरह की चीज़ें कम की जाएं। विद्युत समाधान सप्ताह के अंतर्गत बेनियाबाग उपकेंद्र में लोगों की समस्याएं सुनी गईं। उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधित आकांक्षाओं की पूर्णता हेतु विद्युत समाधान सप्ताह के अंतर्गत शासन के आदेश पर बेनियाबाग उपकेंद्र पर लोगों की समस्या के समाधान के लिए विद्युत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अवर अभियंता पिंटू कुमार सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना व उसे तत्काल हल किया। इस दौरान कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। इस मौके पर समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस तरह का कैंप लगाया गया है, लोगों को, उपभोक्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? ये विद्युत समाधान सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है। इसमें
12 सितंबर से 19 सितंबर के बीच उपभोक्ता की जो भी शिकायतें हैं विद्युत संबंधी, जैसे मीटर ख़राब हो, उनका लोड बढ़ाना हो, तार आसपास उनके जर्जर हो, LT ST, वो आकर यहाँ शिकायत करें, त्वरित निस्तारण हेतु कार्रवाई की जाएगी। बकायेदारों के लिए किस तरह का ये? बकायेदारों के लिए अगर बकाया अधिक हो तो फ़िलहाल तो 25% जमा मिनिमम करा दिया जा रहा है, उनकी लाइन जुड़वा दी जा रही है, और अगर कम हो तो कोशिश किया जा रहा है कि जमा करा दिया जाए अधिक से अधिक। इसके माध्यम से क्या लोगों को ये दिया जा रहा है कि जनता, प्रिय उपभोक्ता, जो भी सम्मानित उपभोक्ता हैं, आए यहाँ अपनी समस्या बताएं, त्वरित निस्तारण की जाएगी। किसके आदेश से ये सब चल रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार। रामनगर की सुप्रसिद्ध रामलीला में धनुष यज्ञ और परशुराम यज्ञ का मंचन हुआ। रामनगर की रामलीला के 5वें दिन की लीला में धनुष यज्ञ और परशुराम संवाद का मंचन हुआ। श्री राम शिव धनुष तोड़ पाएंगे या नहीं, इसे लेकर समूचा जनकपुर संशय में था। जनकपुर के लोग उनके रंग रूप पर मोहित थे, लेकिन असल पुरुषार्थ की अभी परीक्षा होनी थी। जब रावण जैसे धुरंधर वीर भी धनुष को हिला नहीं सका तो राजा जनक चिंतित हो उठे। श्री राम के रूप में खुद प्रभु वहां थे और उनके छूते ही धनुष टूट गया। फिर चहुं ओर श्री राम की जय जयकार हो उठी। मंगलवार की रामलीला में सबसे पहले राजा जनक सतानंद संवाद हुआ। राजा जनक के संदेश पर श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मुनि विश्वामित्र पहुंचे। सुमिति और विमिति सभा में सभी राजाओं का परिचय बताते हैं। सभी राजा अपने बल पौरुष का प्रदर्शन करते हैं, मगर धनुष तोड़ना तो दूर, उसे हिला भी नहीं पाते हैं। राजा जनक क्रोध में आकर कहते हैं कि अगर मैं जानता कि ये धरती वीरों से खाली है तो मैं भी ऐसी प्रतिज्ञा कर समाज में अपना उपहास नहीं कराता। ये सुन लक्ष्मण आवेश में आ जाते हैं। तब विश्वामित्र श्री राम से जनक की चिंता कम करने के लिए कहते हैं। श्री राम धनुष तोड़ने के लिए चल देते हैं। श्री राम गर्जना के साथ धनुष तोड़ देते हैं। सीता जी श्री राम के गले में जयमाला डाल देती हैं। उसके बाद परशुराम लक्ष्मण संवाद धनुष यज्ञ के बाद विश्वामित्र की सलाह पर महाराज दशरथ के यहाँ दूत भेजने की लीला 10 बजे के बाद तक चली। लीला के बाद आरती और प्रसाद भी वितरित हुआ। आज ये रामनगर है, काशी में हमारा ये रामनगर है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध रामलीला होती है और यहाँ का बहुत बड़ा महत्व है। पूरे विश्व में इसका महत्व है। विश्व प्रसिद्ध रामलीला होती है, 1 महीने तक चलती है ये रामलीला। और 1 महीने में आज जो है, आज जनकपुर की लीला है। आज धनुष यज्ञ का आज लीला संपन्न होने वाला है। भगवान राम जी फुलवारी के बाद मैंने मिथिला में प्रवेश किए हैं और मिथिला में जानकी जी से विवाह करेंगे, लेकिन यह विवाह की लीला कल होगी। आज भगवान राम जी धनुष तोड़ेंगे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। देश देशांतर के राजा आए हैं और धनुष अपना सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये धनुष किसी से टूट नहीं पाया। अंत में भगवान राम जी ने ही धनुष को तोड़ा। तो धनुष तोड़े इसके बाद परशुराम जी का आगमन हुआ, क्योंकि शिव जी का धनुष था। तो शिव जी का धनुष था तो परशुराम जी से लक्ष्मण जी से वाक्य युद्ध हुआ। आज लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद भी है। इसके बाद आरती संपन्न। महाराज जी, आप कथावाचक है, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि राम जी तमंचा उस पर जो है रस्सी चढ़ाने के लिए उठाए थे, न कि तोड़ने के लिए। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो अपने आप टूट गया धनुष। भगवान राम जी धनुष को छुए और टूट गया। छुअते ही टूट पिनाक पुराना। मैंने वो पिनाक जो था शिव जी का वो पुराना था, ऐसा मैंने रामचरितमानस में वर्णित है। तो भगवान राम जी न चढ़ाए न तोड़े, वो अपने आप टूट गया। हालांकि भगवान राम जी, एक चौपाई आई है कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े और काहुन लखा देख सब टाढ़े। भगवान राम जी उठाए हैं
उठाए भी नहीं है, वो अपने आप उठा है और भगवान राम जी के हाथों में गया है। जैसे ही चढ़ाना प्रारंभ किया है तब तक अपने आप टूट गया है। कहाँ से आती है? कितने सालों से यहाँ पे लीला आप देखने आ रही हैं और किस तरह से यहाँ पे लीला होता है सबसे अलग? 20 साल से लीला देख रही हूँ और हमको तो अच्छा लगता है। मैं 20 साल से लीला देख रही हूँ। और जगह लीला होता है तो वहाँ से और यहाँ से क्या अंतर आप पाती हैं? अब यहाँ ऐसे है कि जानकी जी का शादी है तो हम लोग को अच्छा लगता है। ये रावण वहाँ पुतला पाता है, वहाँ हम बहुत कम जाते हैं और सब मेला देखते हैं। किसके साथ आती हैं मेला देखने? सहेली सब है नीचे। अच्छा, हाँ। परिवार के लोग भी आते हैं? नहीं, परिवार के लोग नहीं। सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? हम 10 साल से आ रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ का लीला आपको? और यहाँ की अनुष्ठानिक लीला होती है, भगवान का दर्शन होता है जी। ये अनुष्ठानिक लीला में भगवान का दर्शन करने के लिए हम लोग आते हैं, उसी बहाने लीला भी देखते हैं उनकी। तो और जगह से लीला से यहाँ पे क्या अंतर है? और जगह मंच वाली लीला है, यहाँ अनुष्ठान वाली लीला, भगवत यज्ञ है, ये तो यज्ञ की लीला है ये। इस यज्ञ में आप भी शामिल होने आते हैं? जी हाँ। किसके साथ आए हैं आज? हम अकेले आए हैं। तो ये बताइए, यहाँ पे सारा चीज, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज नहीं होता है? कुछ नहीं होता, केवल यहाँ यही गैस जो है पेट्रोमैक्स जी बहुत समय से चली आ रही, वही प्रथा है। यहाँ पे लाखों की भीड़ होती है मेला में। हाँ, तो आवाज हाँ। लोगों तक कैसे पहुँचता है? जब व्यास जी कहते हैं चुप रहो सावधान, तो उसमें पूरी पब्लिक आस्था के साथ जो है शांत हो जाती है। लोग यहाँ पे रामायण का लेकर आते हैं, पाठ भी करते हैं। हाँ, चौपाई जो कहते हैं व्यास जी लोग, रामायणी लोग, उसको जो है लोग साथ ही साथ में अपना दोहराते जाते हैं। जितने नियमित हैं लीला देखने वाले, रामायण जरूर लेके आते हैं। जी, आज यहाँ पे जो है किस चीज़ का लीला है और क्या क्या आज लीला होगा? आज श्री सगुण उपासकों के जो हृदय में निवास करने वाले भगवान राम हैं, धनुष के भंग की लीला श्री रामचरितमानस के अंतर्गत, और उसके बाद लक्ष्मण और परशुराम संवाद की लीला यहाँ संपन्न होगी। ये जनकपुर है, जनकपुर का जो प्रांगण है उसी के लिए प्रसिद्ध है। 250 वर्ष से इसकी ख्याति इसीलिए आ रही है कि यहाँ धनुष भंग की लीला, धनुष यज्ञ की लीला और लक्ष्मण परशुराम संवाद, क्योंकि यहाँ इस प्रांगण में चारों भाइयों का विवाह भी यहीं होगा और चारों भाइयों की प्रतिमा यहाँ स्थापित है अपने अपने दुल्हन सरकार के साथ। तो ये बड़ा पवित्र प्रांगण है। जनकपुर यानी विदेही की ये नगरी है। इस समय पूरा परिक्षेत्र तो काशी का है, रामनगर का है, लेकिन ये जो अंतः यहाँ है, यहाँ अंतः मन है यहाँ के सारे नगरवासियों का, अब वो विदेह हो गए हैं, केवल एक चित्त होकर भगवान की लीला का श्रवण कर रहे हैं और लीला का अनुगमन कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामअचल राजभर सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामअचल राजभर ने ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना भी साधा। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। इस मामले को लेकर जिसे राजनीति करनी हो वो करता है। दरअसल वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत के लिए दावे करते हैं और अपनी बात जनता के बीच रखते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच आगामी चुनाव को लेकर दावे पर उन्होंने कहा कि सबको अपनी बात कहने का हक है। उनसे कहा गया कि भाजपा प्रदेश से गुंडा राज समाप्त कर देने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता, मीडिया और व्यापारी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि गुंडागर्दी व भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है कि बढ़ावा मिला है। भाजपा की कथनी करनी में अंतर है। वो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। देखिए, मैं तो भाई माननीय न्यायालय का स्वागत करता हूँ। माननीय न्यायालय का स्वागत करता हूँ क्योंकि वो सर्वोपरि है। वैसे ही कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया है ये बाबरी मस्जिद की ओर जाता दिखाई दे रहा है और
इस तरह से अदालत के फैसले से देश जो है इधर होगा। मैंने एक लाइन में बता दिया, कौन क्या कहता उधर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूँ। फैसले के बाद लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस पर राजनीति भी कर रही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अब जिनको राजनीति करना हो तो करेंगे इसको आगे करके, क्योंकि उनका मकसद है सामने 2024 का चुनाव है, तो 2024 के चुनाव को, लोकसभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए तो हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से उसका व्याख्यान करता है, उसके बारे में बात रखता है। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार योगी सरकार जो है अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कह रही कि अब जो है प्रदेश में गुंडा राज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है? अब ये तो जनता और हमारे मीडिया के साथ ही छोटे बड़े व्यापारी सब अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि गुंडागर्दी ख़त्म हुआ है, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, कि बढ़ावा मिला है। तो उनके कथनी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर, करते कहते कुछ हैं और धरातल पे करते कुछ हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद, डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य को ये सहानुभूति दी थी कि आप हमारे पास आ जाइए, 100 विधायक लेके हम आपको प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री बना देंगे, जिस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा था कि अगले 25 साल तक सपा दिखाई देने वाली नहीं। ये तो समय बताएगा ना, 2024 लोकसभा चुनाव हो, समय बताएगा। वो तो हर पार्टी वाले अपना दमदारी से बात रखते हैं कि हम इतने वर्षों तक सरकार चलाएंगे, लेकिन ये तो जनता, उसका राजा जनता है ना, जनता जिसको चाहेगी चुनेगी, जिसको चाहेगी नहीं चुनेगी। काशी आए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, काशी आकर बहुत खुशी हुई। दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का शुभारंभ उन्होंने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ किया। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि काशी सबसे प्राचीनतम नगरी है। इस काशी नगरी में आना अपने आप में सौभाग्य की बात है। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। हिंदुत्व की बयार के प्रथम आग लगाने वाली, जन जन को जगाने वाली नगरी का नाम काशी है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ पर दिव्यता है, अखंडता है। वहीं ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में उन्होंने कहा कि कानून अपना कार्य कर रहा है, फैसला अभी अदालत में है। भोले बाबा निकल चुके हैं, जो भी फैसला आएगा वो सभी को मंजूर होना चाहिए। भारत देश का गौरव है, जिस गौरव के कारण पूरे विश्व की प्राचीन नगरी काशी विश्वनाथ है, जहाँ वरुणा गंगा 80 इसके किनारे पर विराजमान है वाराणसी। ऐसे पावन तीर्थ में दास का आना हुआ। बुरा ना माने तो एक बात कहें, हिंदुत्व की बयार की प्रथम आग लगाने वाले, जन जन को जगाने वाली नगरी का नाम है काशी। तो आकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राचीनता है, दिव्यता है, अक्षर है और फक्कड़ भी। कहते हैं काशी जो है भगवान शिव की नगरी है, इसलिए अक्षर दे फक्कड़, जैसा कि आपने बताया। तो इस समय अभी आप एक संत हैं, आपसे एक छोटा सा सवाल है। इस समय ज्ञानवापी को लेकर एक लड़ाई चल रही है कोर्ट में भी और हिंदू धर्म को जी, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? कानून अपना कार्य कर रहा है। यह चूंकि फैसला अदालत में है और हमें विश्वास है विजय हिंदुओं की ही होनी है। भोले बाबा निकल चुके हैं, जगह जगह भोले बाबा व्याप्त हैं, पूरे कण कण में शंकर है, उसमें कोई संशय नहीं है। और ज्ञान वापी में भी शिव जी निकलेंगे। अभिषेक हम आप करेंगे और आप भी कामना करो कि हमारी आयु इतनी लंबी हो कि हम भी उनको जल चढ़ा सकें। काशी विश्वनाथ धाम बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री ने विस्तारीकरण किया है, किस तरीके से? माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद। देश का राजा जब आध्यात्मिक होता है तो पूरा देश आध्यात्मिक होता है। ये देश का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा राजा प्राप्त हुआ है जो आध्यात्मिक है और शिव का पुजारी है। निश्चित ही पूरा देश शिव तत्वमय होगा और पूरे देश का कल्याण। और अद्भुत कॉरिडोर की सुंदर व्यवस्था, विश्वनाथ जी के यहाँ की अद्भुत व्यवस्था, बहुत हृदय की। सदियों बाद माँ गंगा और काशी विश्वनाथ का मिलन हुआ है जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई संशय नहीं, सदियों बाद हुआ है। लेकिन ये भी तब देखो, सेतु का कार्य कोई ना कोई करता है।
रावण उस तरफ था, राम जी इस तरफ थे, वहाँ विभीषण रहते थे। वहाँ भक्तों को मिलने के लिए, राम जी को जाने के लिए सेतु का निर्माण करना पड़ा। सेतु का अर्थात है पुल। उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी सेतु बने हैं गंगा और विश्वनाथ के मिलन के लिए। 2024 में मकर संक्रांति के दिन रामलला विराजेंगे जी, बिल्कुल आएंगे। रामलला आ चुके हैं, रामलला विराजमान होंगे और फिर काशी का जय जयकार होगा। और अभी मथुरा छोड़ दिए हो आप, मथुरा में भी होना है। गुरुजी ये बताइए कि आपको सुनने के लिए लगातार लोग आते हैं, ये कहते हैं कि जो आप बताते हैं उनके जीवन में वो घटित होता है, तो इसके पीछे जो क्या आपको दिव्य शक्ति है या भगवान की कोई ऐसा आशीर्वाद है? यह है बागेश्वर बालाजी की कृपा है। हमारी 3 पीढ़ियों से अनवरत दरबार लग रहा है। 320 वर्ष प्राचीन स्वयंभू श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह है। हमारी परंपरा में यह दरबार जो हनुमान जी की कृपा है। हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई संत नहीं है, साधारण से एक ब्राह्मण मानव बालक हैं। सबसे पहले हम सनातनी हिंदू हैं, इसके बाद में हम कुछ और हैं। जो बालाजी की प्रेरणा होती है वो हम कह देते हैं और भगवत कृपा से वो सही और सिद्ध निकलता है। यानी कि आपके मुखार बिंदु से बालाजी की जो आशीर्वाद है वो निकलता है जी, बस यही मानिए गुरु कृपा। अंतरंग भाव में जो प्रेरणा आती है हम उसको बोलते हैं। प्रशासन ने लाइफ जैकेट संग गंगा में नौका संचालन की अनुमति दी। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से भी ज्यादा ऊपर आ चुका था। वहीं अब गंगा का जलस्तर कम हो गया है, लेकिन जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ा था, नौका संचालकों के ऊपर उसके चलते काफी प्रभाव पड़ा, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा नाव के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। नाव संचालन करने वाले भुखमरी की कगार पर आ गए थे। रोज कमाने खाने वालों के लिए बड़ी ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। आज वहीं पर नाविक अध्यक्ष शंभू साहनी ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर नाव संचालन के लिए अनुमति मांगी, तो जिला प्रशासन ने नाव संचालन के लिए अनुमति दे दी है। लेकिन वहीं पर जिला प्रशासन ने नाव संचालन के लिए गाइडलाइन जारी की है कि जो भी नौका संचालन करेगा वो लाइफ जैकेट यात्रियों को पहनाकर ही नौका संचालन करेगा। अगर लाइफ जैकेट में यात्री नहीं पाए गए तो उस नाव संचालक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी बड़ी नाव के संचालन की ही अनुमति मिली है, जिसमें सिर्फ 20 से 30 यात्री ही बैठेंगे। एसपी महोदय ब्रजेश कुमार पांडे जी को, तो आज हम उनसे वार्ता की है। वार्ता अपने बातों को रखा वहाँ उनके सामने, और बातों को रखने के बाद उन्होंने जानकारी लिया अपने पुलिस जितने भी वहाँ पे कर्मचारी लोग हैं। जानकारी देने के बाद उन्होंने ये आदेश कर दिया है कि नाव आप चलाइए, और जो भी सुरक्षा उपकरण है वहाँ पे अपने नाम पर रखेंगे आप लोग, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय। तो हम लोग में हमारे निसार समाज की तरफ से बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ एसपी साहब को, जो उन्होंने नाव चलाने का आदेश हम लोग को दिया। हम लोग नाव चलाएंगे तो हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे एक बार फिर से। और ये बताइए शंभू जी, आप किस तरह का अपील भी करेंगे जो श्रद्धालु आ रहे हैं? तो श्रद्धालु हमारे काशी में आ रहे हैं, देखिए जो गंगा का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो हम एक श्रद्धालु से अनुरोध करना चाहते हैं कि अभी भी उतना पानी कम नहीं हुआ है, कम पानी में स्नान करें, ज़्यादा गहरे पानी में स्नान न करें, अपने सामान का सुरक्षित सेवन करें, अपना सुरक्षा करें, क्योंकि अभी भी पानी यहाँ बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे बिल्कुल आज मौसम को देखते हुए गंगा स्तर कम हुआ है, बड़ा अद्भुत नज़ारा नज़र आ रहा है देखने को। और काफ़ी मतलब मैं बोलूँगा, मैं पिछली बार आया था और उसके कंपैरिजन में काफ़ी विकास भी हुआ है उसके साथ में। पहले से और अब में कितनी फर्क है मोदी जी का सदरी क्षेत्र? मैं ये बोलूँगा कि मैं जब आया था, मैं छोटा था, तब काफ़ी गंदगी हुआ करती थी इस क्षेत्र में, और अब देखा जाए तो काफ़ी विकास है, काफ़ी साफ़ सफाई है। अभी तो जो है थोड़ा सा पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा लग रहा है, नहीं तो बाकी जब ऐसा लग रहा है कि वाकई में काम हो रहा है। सब कुछ सीमेंटेड है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी मैं ये बोलूँगा कि दर्शन कर लिया बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर कैसा बना हुआ है? मंदिर का मैं ये बोलूँगा कि मतलब पूरा रूपरेखा ही मतलब चेंज हो गई है उसकी, तो मंदिर का तो नज़ारा ही कुछ अलग कर दिया है वहाँ। तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी से आप? मैं प्रधानमंत्री जी को जो बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने काशी विश्वनाथ जो हिंदुओं का एक आस्था का इतना बड़ा मंदिर है, उसके लिए उन्होंने इतना सब कुछ अपना दिया है, बलिदान योगदान। मैं बोलूँगा कि उनके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ का जो उन्होंने आज की तारीख में व्यवस्था करी गई है लोगों को दर्शन करने की, यहाँ हज़ारों लाखों की रोज़ की संख्या आता है आदमी दर्शन करने के लिए, उस हिसाब से व्यवस्थित तरीके से सब दर्शन कर रहे हैं, सब बाबा का आशीर्वाद पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। मरकजी यमुननवी कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता की गई। शकील अहमद बबलू, अध्यक्ष मरकजी यमुननवी कमेटी, ने अपने आवास पर पत्रकारों को बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मरकजी यमुननवी कमेटी की एक विशेष मीटिंग रखी गई है, जिसमें जियाउद्दीन भाई के इंतकाल के बाद वह स्थान खाली हो गया है, तो नए जनरल सेक्रेटरी हाजी महमूद खान नियुक्त किए गए हैं। रबीउल अव्वल के सिलसिले में अगली मीटिंग 17 सितंबर को मुस्लिम मुसाफिर खाने में रखी गई है।
आज आप तमाम लोगों से प्रेस के ज़रिए ना आरज़ू का कोई सलीक़ा ना बंदगी तेरी बंदगी है और ये सब तेरा ही करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। चूँकि 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम है और पिछले दिनों हमारे जनरल सेक्रेटरी मरहूम ज़ियाउद्दीन खान साहब का इंतकाल हो गया था। हमने अपने मरकज़ के साथियों के साथ मिलकर नए सेक्रेटरी का इंतखाब किया है। आज वो हमारे बीच आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि अबकी का जश्न चूँकि हर साल कौमी यकजहती के भी नाम पर होता है, इस बार भी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। सनीचर को अपने तमाम ज़िम्मेदार साथियों के साथ मुस्लिम मुसाफिर खाने पे भी मीटिंग है। हम लोग चाहते हैं कि इस बार जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम इस बनारस में जो गंगा जमनी तहज़ीब का इलाका कहलाता है, यहाँ पर सब लोग मिलकर मनाएं और एक अच्छा सा मैसेज हम सबके बीच से जाए। कब से ये कार्यक्रम करना है, कितने दिन चलेगा? 2 दिन का प्रोग्राम है। 11 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम है। 11 तारीख जो है अंग्रेज़ी की 8 तारीख पड़ रही है और 12 तारीख को इसका जो है प्रोग्राम का ख़त्म होता है, जिसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। हम लोगों ने बनारस के दयाशंकर मिश्र दयालु जी, हमारे बहुत सारे साथी, चूँकि इसमें कोई दल का मामला नहीं है, हमारे हर दल के लोग हैं, हमारे भाजपा के भी साथी हैं, तो हम चाहते हैं कि इनके साथ मिलकर बनारस के उन ज़िम्मेदार साथियों को भी बुला ले, जिससे एक मैसेज जाए कि बनारस में मुस्लिम में कितना आपस में इत्तेहाद है, लोग मिलकर कैसा प्रोग्राम करते हैं। मरकज़ी इवेंट कमेटी के लोगों ने, खासकर हमारे सदर साहब, किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे? इस बार क्या खास होगा? ख़ास ये होगा कि जिस तरह से प्रोग्राम हर साल होता आया है और हर साल एक नई कोशिश रहती है कि पहले से बेहतर किया जाए, इस साल भी कोशिश है कि पहले से और बेहतर किया जाए और सारे लोग मिलजुल के सारी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा भाईचारा है, उसको मिलजुल के इसको कायम करेंगे और अच्छा पहले से करते चले जाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो इसके लिए कमेटी के लिए आगे क्या होगा आपका? कमेटी के लिए ये है कि एकदम सारे लोग जो हैं कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। साल में हम लोगों का ये एक प्रोग्राम होता है जो 11 और 12 रबीउल अव्वल को होता है चांद के हिसाब से, और हम लोगों में काफ़ी इत्तेफाक है कि बहुत अच्छा जैसे हर साल अच्छा करते हैं, तो इस साल उससे अच्छा किया जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक ने स्वामी शिवानंद बाबा के आश्रम पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। 127 साल के स्वामी शिवानंद बाबा, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था, उनसे मिलने शिवानंद बाबा के आश्रम पर काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक श्रीकांत आचार्य पहुंचे और बाबा का कुशल क्षेम पूछा। उसके साथ ही पंक्ति में बैठकर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। आश्रम पहुंचे विश्वनाथ मंदिर के अर्चक ने कहा कि आज हम सब लोग भी पूज्य शिवानंद स्वामी जी के यहाँ पर आए हुए हैं, उनके आग्रह पर, उनके प्रेम के वशीभूत होकर। इससे पहले वे बधाई देने आए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि एक बार पुनः आना है और आकर यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करना है। अभी आदेश हुआ कि आकर प्रसाद ग्रहण करें। अपनी मेहनत की बदौलत, अपने परिश्रम की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत उनको ये कहा जा सकता है कि एक अवतारी पुरुष के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश को उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर ले जा रहे हैं। भारत विश्व गुरु के पद को प्राप्त करने के लिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही सोच, उन्हीं की ही कल्पना का ये परिणाम है कि ऐसी विभूति को पद्म सम्मान मिला है। इसके लिए हम भारत सरकार को बधाई देंगे और हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि आगे भी पूज्य स्वामी जी को यथोचित सम्मान मिलता रहे समय समय पर। और मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में इनके जो योग की धारा है, जो इनके साधना का प्रतिफल है, उससे भारत पल्लवित और पुष्पित होता रहेगा। और इन्हीं विभूतियों की तपश्चर्या के प्रभाव से भारत दिन प्रतिदिन जो है अनवरत उत्कर्ष कर रहा है, अनवरत आबाद गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 6 साल से बाबा से जुड़े हुए हैं। बाबा का मेन चीज़ जो है, बाबा किसी से दान ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बाबा बोलते हैं कि पूरा देश में भिखारी से लेके देश का सबसे उच्च पोजीशन में जो है, सब किसी ना किसी चीज़ का भिखारी है। तो जो लोग भिखारी है, हम उनसे कैसे भिक्षा लें? और बाबा, और एक चीज़ है, बाबा फल और दूध नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारे देश में इतना गरीबी है।
गरीब गरीब बच्चे, उन लोगों को पीने के लिए दूध और फल नहीं मिलता। इसलिए बाबा पूरी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट इंसान होके ये सब चीज़ें कैसे ले सकते हैं, इसलिए ये सब भी बाबा नहीं लेते। बीते 7 सितंबर से लापता युवक को ढूंढने की कार्रवाई सही से न करने का परिजनों ने आरोप लगाया। रामनगर मछरहट्टा वार्ड ईदगाह के पास का निवासी टीपू सुल्तान नामक 24 वर्षीय युवक पिछले 7 सितंबर से गायब है। युवक के पिता ने बताया कि 7 सितंबर को उनका पुत्र अपनी ऑटो लेकर निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं आया। जिस पर उन्होंने फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आया। वहीं भोर में पता चला कि उसका ऑटो डाफी पर खड़ा है। जब परिजनों ने वहां जाकर देखा तो ऑटो में खून के निशान थे। इसके बाद परिजन पहले रामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए, लेकिन वहां लंका थाना क्षेत्र का हवाला देकर लौटा दिया गया। थक हार कर परिजन लंका थाने गए, जहां सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर औपचारिकता पूरी की गई। ये क्या बोल के घर से गया था 7 तारीख को? 7 तारीख को दोपहर का खाना वाना खा के 4-5 बजे घर से निकला चाबी लेके। फिर 10 बजे रात में हम लोग फोन किया तो स्विच ऑफ। फिर आधे घंटे के बाद हम लोग फोन किया, फिर स्विच ऑफ। 4-5 बार स्विच ऑफ। तब हम लोग का जी छनका के का बात है कि नहीं आ रहा। तब से फिर भोर हो गया, 3 बज गया, 4 बज गया तो फोन आया टाफी से कि एक टेम्पू सड़क पर है, आके देख लीजिए लोग। अब टेम्पू का नाम सुन के सब कोई बाप भाई सब कोई चले गए। तो वहाँ गए तो टेम्पू था। टेम्पू के अंदर चप्पल भी था, थोड़ा सा खून का दाग भी था, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं था। लड़का नहीं था। लड़का भी नहीं था। लड़का भी नहीं था। नहीं था। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, कहीं शिकायत दर्ज कराया? हाँ, उसके बाद हम लोग ने पुलिस में है तो जायदाद आदमी कराई। फिर ढाबे पर आदमी गया पूछने जांचने, तो ढाबे वाला कही कि हाँ इस फोटो दिखाया गया, तो ढाबे वाला कही कि हाँ इस शकल का लड़का रात को आया था 9 बजे। 3 आदमी उसके साथ खाना खाए। अच्छा। उसी ने पैसा दिया 1160 रुपया का बिल बना। टीपू सुल्तान ने पैसा दिया? टीपू सुल्तान ने पैसा दिया। 1160 रुपए का बिल बना था। अब फिर उन लोग वहाँ से खाना खा के निकले तो फिर उनको लेकर कहाँ गए कहाँ नहीं गए कुछ पता नहीं चला। भाई आप ये बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कब मिली? 4 बजे भोर में फैंटम वाले फोन किन था। तो टोल प्लाजा के आगे गुरुकुल ढाबा है, उससे 50 मीटर पहले गाड़ी मिली। तो उसे हम लोग लेने गए तो वहाँ पे खून का दाग और चप्पल मिला। खून का दाग और चप्पल मिला। तो फिर वो फैंटम वाले कहेंगे ऑटो पुलिस चौकी ले जाओ। फिर हम लोग पुलिस चौकी ऑटो खड़ा करके उसको ढूंढने लगे। तो उसके बाद आप लोग ने खोजबीन किया, तलाश किया, तो कुछ सुराग कशी? हाँ, लंका थाने पे अभ्यास किया, गुमशुदा का रिपोर्ट वो लिखे फिर हम चले हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं सामने। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष ने प्रयागराज हाई कोर्ट में दायर किया कैविएट। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। मौसम की मार से मंडी में एक बार फिर सब्जियों के बढ़े भाव। और विद्युत समाधान सप्ताह के अंतर्गत बिनियाबाग उपकेंद्र पर लोगों की सुनी गई समस्याएं। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।